सेंटर ऑफ मास, कोलिजन, मोमेंटम एंड कंजर्वेशन। इनमें मैं आपको पहले बता दे रहा हूं आपको एक छोटे छोटे टर्म्स में मोमेंटम। मोमेंटम होता है, आप यदि कोई पार्टिकल, इसके लिए पी सिंबल यूज कर लेते हैं, और जनरली कोई पार्टिकल मास हो m और v स्पीड से वो जा रहा हो तो m भी कहते हैं मोमेंटम को। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि v वेक्टर क्वांटिटी है और इनको शो करते हैं p सिंबल, स्मॉल p सिंबल से। तो आप यदि कोई पार्टिकल चलता देखते हैं m मास का v स्पीड से, तो मोमेंटम जो इसका आप लिखेंगे p, ये हो जाएगा m इंटू वी। लेकिन यदि कोई बड़ा ब्लॉक भी हो और वो भी चल रहा हो v स्पीड से, तो उसका सेंटर जो होगा, उस सेंटर का स्पीड देखिए और उसको ब्लॉक के मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मास इंटू सेंटर का जो स्पीड होगा, सेंटर ऑफ मास का जो स्पीड होगा, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है मोमेंटम। तो ब्लॉक चाहे पार्टिकल हो चाहे बड़ा ब्लॉक हो, तो बड़े ब्लॉक के लिए हम लोग कह देते हैं मास और कौन सा पॉइंट, सेंटर, उसके स्पीड को मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो आ जाता है मोमेंटम। और कभी कभी इस मोमेंटम को हम लोग और स्पेसिफाई करने के लिए कह देते हैं लीनियर मोमेंटम। कभी कभी इसको और बेहतर स्पेसिफाई करने के लिए कह देते हैं लीनियर मोमेंटम। ये एक लाइन यहां ध्यान रखिएगा, मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर, ये रिजिड ब्लॉक है, रिजिड ब्लॉक है, ध्यान रखिए, क्वांटिटी। मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। यदि यहाँ इसको आप समझ पा रहे हो तो यहाँ एक रिलेशन और देखिए, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इन another form। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की जब बात करते हैं तो जो F था ना, एक तो आप याद करके बैठे हैं m भी, m a, और दूसरा याद रखिए dp बाई dt। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F इक्वल्स टू dp बाई dt, ऐसे इन्हें देख सकते हैं। आप जब मॉडर्न फिजिक्स यूज करते हैं तो वहां F इक्वल्स टू एम ए के फॉर्मेट में न्यूटन सेकेंड लॉ का उपयोग कम होता है और रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम वाले फॉर्मेट में ज्यादा सोचने का मौका मिलता है। ये जो है ना F, इसको आप क्या कह देते हैं, F इज या फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यहां से इसे आप ऐसे भी देखते हैं, F इक्वल्स टू स्लोप ऑफ पीटी ग्राफ। पीटी ग्राफ यदि होगा तो उसका जो स्लोप है वो देता है मोमेंटम का
मोमेंटम पीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो देता है फोर्स, और इसी का दूसरा फॉर्मेट डीपी इक्वल्स टू एफ डी टी सामने आया। एफ डी टी जो है, अब ये जो होगा ये होगा एरिया, एरिया अंडर एफ टी कर्व। तो एरिया अंडर एफ टी कर्व क्या देने वाला है, डीपी। डीपी को क्या लिख सकते हैं, डीपी पी मोमेंटम, डीपी चेंज इन मोमेंटम, ये देगा डीपी चेंज इन मोमेंटम। यहां से दो आइडिया और आपको मिल गया कि एफ जो है ये पीटी ग्राफ का स्लोप होगा, और डीपी जो है वो एफटी ग्राफ का एरिया होगा। मोमेंटम जब आप समझने लगते हैं तो यहाँ टर्म आ जाता है एक, जिसे आप कह रहे हैं, देखिएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब ये क्या करने वाला है उन्हें आप समझ लीजिए कि इफ f is 0 then dp by dt is 0, implies that p constant with respect to time। ये जो तरीका होता है इसे ही कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसी के लिखने का दूसरा तरीका क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। इफ एफ एक्स 0 देन dpx by dt 0 implies px कांस्टेंट। मतलब यदि x के डायरेक्शन में फोर्स 0 है तो px कांस्टेंट होगा। या आप कहते हैं इफ fy 0 then dpy by dt equals to 0 implies that py कांस्टेंट। तो किसी XYZ एक्सिस को आप यदि इमेजिन कर सकें, तो किसी एक एक्सिस पे यदि नेट फोर्स 0 है तो उस डायरेक्शन में मोमेंटम कांस्टेंट बना रहेगा। सर इसका क्या फायदा, मैं क्यों सीखूं इसे? तो यहाँ चेक करिए, ये एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक का मास है 8.8 kg, और यहाँ एक एरो आते देखो, एक एरो आते देखो 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। 200 ग्राम का है ये एरो, 2 kg का, और ये ब्लॉक के साथ एरो एम्बेडेड हो जाता है, ब्लॉक के साथ एरो एम्बेडेड हो जाता है, और आपसे कहा जाता है कि बताएं ये जो एरो एम्बेडेड हो गया ब्लॉक के साथ और ये आगे भागने लगा, तो आगे भागने वाला स्पीड v कितना होगा, इस सिस्टम का वेलोसिटी, ये ब्लॉक के साथ एम्बेडेड हो गया है, तो ये वेलोसिटी कितनी होगी? तो मुझे ये बताइए, जब ये एम्बेडेड हुआ होगा तो एम्बेडेड हुआ होगा तो एरो पे फोर्स इधर आया होगा रेजिस्टेंस का, और ब्लॉक पे इधर आया होगा, तो ये तो इंटरेक्शन हो गया इनके बीच का। तो नेट फोर्स इस एरो ब्लॉक सिस्टम के लिए यदि देखते हैं, एरो और ये ब्लॉक, एरो पे भी फोर्स लग रहा है और ब्लॉक पे भी फोर्स लग रहा है, लेकिन यदि मैं एरो प्लस ब्लॉक सिस्टम की मैं बात करूं,
किसकी बात करूं? एरो प्लस ब्लॉक सिस्टम की। तो देखिए क्या लिखेंगे, फॉर एरो प्लस ब्लॉक सिस्टम इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन, क्योंकि मूवमेंट या मोमेंटम जो भी है वो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में है। मोमेंटम पी एक्स इनिशियल और पी एक्स फाइनल ये दोनों एक जैसे होने चाहिए। एरो ब्लॉक सिस्टम में देखिए 0.2 इंटू 20, दूसरा तो रेस्ट पे दिख रहा है, और बाद में हो गया 8.2 8.8 प्लस 0.2, ये दोनों जुड़ गए और वेलोसिटी हो गया v। तो ये कितना हो गया 4 इक्वल्स टू 10v, और वेलोसिटी हो गया 4/10, 0.4 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा होगा ये ब्लॉक, 0.4 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा होगा दूसरा वाला ब्लॉक। आराम से देखिए, 2 मिनट टाइम सर लीजिए। 4/9 आएगा ना? 4.9 आएगा सर 4/9, क्योंकि सर 8.8 प्लस 0.2 सर 9 सॉरी, होता थैंक यू, आपने सही कैलकुलेट किया है कि ये आ गया 4/9 मीटर पर सेकेंड। वो 9 लिखना चाहिए मुझे, मैंने 10 लिख दिया है, थैंक यू। तो ये 4/9 मीटर पर सेकेंड। आराम से देखिए और 2 मिनट टाइम लीजिए और फिर मुझसे पूछिए। जिन लोगों के समझ में आया हो वो हैंड राइज करिए। ये जो इक्वेशन लिखा हुआ दिख रहे हैं और लॉ लिखा हुआ देख रहे हैं, कार्तिक, दुष्यंत, रिया, अबरार, कीर्ति, सिया, पलक, बहुत बढ़िया, कीर्ति, वेदांत, महक, बहुत बढ़िया, और कृतिन। एक बार देखें आप फिर से, ये सिंपल आइडिया क्या है, एक पेज पीछे आइए कि 2 पेज पीछे आ जाइए। यहाँ हमने कहा कि मोमेंटम होता है mv, इसको p से शो करते हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। पार्टिकल है m मास का, v स्पीड से जा रहा है तो mv हो गया मोमेंटम। बड़ा सा ब्लॉक है तो सेंटर का स्पीड लो, मास से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया मोमेंटम। अभी मोमेंटम एक वेक्टर है, डायरेक्शन ध्यान रखना है। न्यूटन का सेकंड लॉ का ये फॉर्म होता है एक, F इक्वल्स टू dp/dt, फोर्सेज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब यहाँ उसको ग्राफ के लिए 2 केस में सेट करो दिमाग में, कि dp/dt हो गया dy/dx, स्लोप ऑफ पीटी ग्राफ, कि पीटी ग्राफ मोमेंटम टाइम का ग्राफ होगा तो उसका जो स्लोप होगा वो देगा फोर्स। और दूसरा पॉइंट कि dp बराबर fdt, तो fdt हो गया एरिया अंडर ft कर्व, तो dp होता है चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम जो हो गया वो चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर लिखेंगे, एरिया अंडर ft कर्व। निकिता ये पॉइंट समझ में आ गया? आप नेक्स्ट पेज पे आइए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है सुनिए। यदि फोर्स जीरो है, फोर्स जीरो है तो अभी अभी आपने देखा dp/dt जीरो, और इसका मतलब आप जानते हैं डिफरेंशिएशन किसका जीरो होता है, कांस्टेंट क्वांटिटी का। यदि y इक्वल्स टू 5 है तो dy/dt लिखेंगे तो वो हो जाएगा जीरो। ऐसा कब होता है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तो यदि dp/dt जीरो है, क्यों f जीरो है इसलिए, तो हम कहेंगे p क्या होगा, कांस्टेंट, किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। उसी तरह फोर्स तो 3 टुकड़ों में देखते हैं, fx, fy, fz। तो यदि कहा जाए केवल fx जीरो है, देन dpx/dt जीरो हो गया, देन px कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब x के डायरेक्शन वाला जो टुकड़ा आएगा मोमेंटम का, केवल वो कांस्टेंट हो जाएगा।
मैं फिर से बता दूं, एक एरो आ रहा है 0.2 kg का है और 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, और ये एक ब्लॉक है जो 8.8 kg का है और ये दिख रहा है रेस्ट पे। ये एरो इसके साथ जुड़ गया। अब नया स्पीड v न्यू क्या होगा ये हम जानना चाहते हैं। तो किसके लिए हम सोचेंगे? फॉर एरो प्लस ब्लॉक सिस्टम। ये 0.2 इंटू 20 प्लस 8.8 इंटू 0 इक्वल्स टू 0.2 प्लस 8.8 इंटू वी न्यू। ये जुड़ गए हैं। ये हो गया 4, ये हो गया 9 वी न्यू। तो वी न्यू कितना आ गया? 4/9 मीटर पर सेकेंड। निकिता, आपके समझ में आया ये? हाँ या ना? यस सर। बाकी किसी स्टूडेंट को डाउट है फिर पूछिए एक बार मुझसे। कृतिन, कृतिन आप इसे समझ पा रहे हैं? आपने देखा स्क्रीन पे लिखा गया? कृतिन, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आई। ठीक है, तो ये यदि आपको लगे समझ में आया तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अच्छा मुझे ये बताइए, ये एक बॉम्ब है, दीपावली वाला बॉम्ब, रेस्ट पे है, m मास का है और इसके 2 टुकड़े हुए, एक्सप्लोजन होता है। रखे रखे इसके 2 टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा m/2 का है, इधर जा रहा है v स्पीड से, v0 स्पीड से, 12 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। तो दूसरे टुकड़े का स्पीड v डैश कितना होगा ये हम जानना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कितना होना चाहिए? आप सब लोग सोचिए। अच्छा, v0 होना चाहिए या उससे कम या उससे ज्यादा? सर बॉम्ब फूटा है, दूर भागो, आप क्वेश्चन बनाने में लगे हुए हो। सर सॉल्व V0 करते वक्त, जितना होना चाहिए। सॉल्व करते वक्त सोचिए, P बिफोर एक्सप्लोजन और P आफ्टर एक्सप्लोजन, ये दोनों बराबर होने चाहिए। और बिफोर चूंकि रेस्ट पे है तो 0, तो P आफ्टर भी क्या होना चाहिए? 0। और आफ्टर 0 कैसे होगा? तो ध्यान से देखिए, आफ्टर वाला कैसे लिख रहे हैं? m/2 इंटू v0 माइनस m/2 इंटू v डैश। सर माइनस क्यों? अरे डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए। तो सॉल्व करिएगा तो हम देख रहे हैं ना, यहाँ से आ गया m/2 v डैश इक्वल्स टू m/2 v0। तो यहाँ से v डैश कितना हो गया? v0। या दूसरे नजरिए से सोचिए कि ये जो 2 टुकड़े हुए हैं, दोनों टुकड़े के मोमेंटम एक जैसे होंगे तभी तो ये 0 हो पाएगा मोमेंटम। यस सर। यहाँ देखिए, यदि ऐसा हो कि बॉम्ब रखा हुआ था m मास का और ये है रेस्ट पे और एक्सप्लोजन हो गया, ये 2m/3 है और ये छोटा टुकड़ा है m/3, ये इधर भाग रहा है 12 मीटर पर सेकेंड से। तो इसका स्पीड आपको भी बताना है कितना होगा। तो सॉल्व करते वक्त क्या लिखेंगे? बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इतना भी नहीं लिखना हो तो लिखो बाय COM। यदि आप ज्यादा मेहनत करना चाहो तो लिखो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इनमें से जो आपको अच्छा लगे वो लिखो।
और क्या लिखोगे तो ध्यान से देखो, P बिफोर एक्सप्लोजन और P आफ्टर एक्सप्लोजन सेम होना चाहिए मोमेंटम वेक्टर। तो P बिफोर तो 0 है क्योंकि रेस्ट पे है, तो आफ्टर वाला भी 0 होगा। आफ्टर वाला लिखोगे कैसे, 2m/3 इंटू 12 माइनस m/3 इंटू v, m/3 इंटू v, 2m/3 इंटू 12, m चला गया, 3 चला गया और v का वैल्यू आ गया 24 मीटर पर सेकेंड। जिन लोगों को समझ में आ गया हैंड राइज करें प्लीज फिर से। बहुत बढ़िया कार्तिक, मुकुंद, दुष्यंत, कीर्ति, महक, वेदांत, कीर्ति, निकिता, रिया, पलक, अबरार बहुत बढ़िया, सिया बहुत बढ़िया। तो हम लोग यहाँ क्या सोच पा रहे हैं कि मोमेंटम यदि फोर्स नहीं है, सर कैसे कहते हो फोर्स नहीं है? देखो तो mg दिख रहा है मुझे, तो मैं कहूंगा कि भाई नॉर्मल को क्यों नहीं देख रहे, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है। और तीसरा ये भी कह सकते हो कि सर पहले जब आपने एरो दिखाए तो आपकी गणित से मैंने मान लिया कि यहाँ mg है और यहाँ नॉर्मल है, लेकिन यहाँ वाला mg का आप क्या करोगे m' का? हाँ, आपने मोमेंटम क्यों कंजर्व किया? तो मैं याद दिलाता हूं, ये x है और ये y है। मैंने मोमेंटम किस डायरेक्शन के देखे, y वाले या x वाले? y वाले या x वाले? फिर से बोलो सर x। तो x डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं है, या जो है वो बैलेंस है, इसलिए x में मोमेंटम कंजर्व हो सकता है। x वाला y वाले को डिस्टर्ब नहीं करता, y वाला x वाले को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो हम मोमेंटम कंजर्वेशन के टाइम पे जनरली ये केवल ढूंढते हैं कि फोर्स तो नहीं है। अच्छा ये देखना, ये ब्लॉक और ये जा रहा है 8 मीटर पर सेकेंड से, 4 kg का है, और पीछे से आ रहा है ये ब्लॉक, और ये है 12 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से आ रहा है। स्मूथ सरफेस पे ये चल रहे थे और कभी न कभी ये टकराएंगे, और ये कहा गया स्टिक्स चिपक गए। तो चिपक गए तो रुक गए होंगे या चल रहे होंगे, दो ही संभावना है। और यदि चल रहे होंगे तो उनकी वेलोसिटी क्या हो गई, नया वाला ये बताना है। तो इनके यदि मैं नाम रख दूं ए बी, अब यहाँ हो गया a प्लस बी, तो v निकालते वक्त इस एग्जाम्पल में क्या लिखूंगा, तो सॉल्व करते वक्त एक ही लाइन लिखेंगे, बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम P initial equals to P final और a प्लस बी सिस्टम, a प्लस बी सिस्टम के लिए देख रहे हैं। P इनिशियल और P फाइनल को
यदि मैं ऐड कर दूं तो ये बराबर होना चाहिए। इनिशियल कितना 2 into 12 और फाइनल कितना 4। अरे रे रे रे, इनिशियल कितना 2 into 12 और 4 into 8 और बाद में कितना 2 plus 4 into v 24 32 6v v equals to 4 2 6 3 2 5 by 6 28 by 3 मीटर पर सेकेंड। जिन लोगों के समझ में आया हैंड राइज करें प्लीज। बहुत बढ़िया। दुष्यंत, मुकुंद, अबरार, वेदांत, कार्तिक, रिया, निकिता, पलक, महक, कीर्ति, तन्मय। यहाँ देखिए, आज के लेक्चर में आपको एक टर्म मैंने बताया मोमेंटम, सुन रहे हैं तन्मय? हेलो तन्मय, सुन रहे हैं आप? बहुत बढ़िया। यहाँ देखिए, मोमेंटम क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। m मास v स्पीड से चल रहा हो तो m इंटू v। यदि ये रिजिड ब्लॉक है कैपिटल M और v स्पीड से चल रहा है, m इंटू v क्या हो जाएगा, v सेंटर को देख करके हमने उस सेंटर का स्पीड लिया है, तो मास ब्लॉक का और सेंटर के स्पीड से मल्टीप्लाई कर दिया, ये रिजिड बॉडी का मोमेंटम हो गया। आप न्यूटन के सेकेंड लॉ को देखिए नए फॉर्म में, F इक्वल्स टू dp बाई dt। फोर्स को हम लोग कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सोचो ना, फोर्स कहाँ आएगा, जहाँ एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन कहाँ आएगा, तो जहाँ वेलोसिटी बदलेगा, और वेलोसिटी बदलेगा मतलब m भी बदलेगा, मोमेंटम बदलेगा। तो फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और यहाँ के लिए देखिए दो आइडिया, ग्राफ के लिए दो आइडिया देख रहे हैं। कौन कौन से आइडिया देख रहे हैं? ग्राफ के लिए एक आइडिया देख रहे हैं कि dp बाई dt हो गया dy बाई dx, मतलब स्लोप। तो f जो होगा pt ग्राफ का स्लोप, स्लोप ऑफ pt ग्राफ इज फोर्स। और दूसरा dp बराबर लिखेंगे f dt हो गया एरिया अंडर ft कर्व। उसे लिखते हैं मोमेंटम। यहां मैं बता रहा हूं, उसके बाद तीसरे पेज पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यदि y इक्वल्स टू 5 हो तो y का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0 होगा, क्योंकि रूल होता है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो f बराबर यदि 0 हो जाए तो इसका मतलब होगा dp बाई dt 0। क्यों? क्योंकि dp बाई dt किसके बराबर लिखते हैं, dp बाई dt लिखते हैं f के बराबर, और ये हो गया है 0। और इस dp बाई dt 0 क्या बताएगा, p कांस्टेंट, किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। इसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम ऑफ द सिस्टम should be conserved, should be constant when net force acting on system is 0। अब जैसे मैंने आपसे कहा, यहाँ दो ब्लॉक हैं 2 kg के और 4 kg के, दोनों चल रहे हैं 8 मीटर पर सेकेंड 12 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन दिखाया गया है एरो से। और ये 12 मीटर पर सेकेंड ज्यादा स्पीड है तो आगे टकराएगा, और टकरा कर चिपक गए दोनों। तो अब नया स्पीड क्या होगा ये आपसे पूछा गया। तो मुझे ये बताइए, जब ये टक्कर हुई होगी तो फोर्स आया होगा ए पे लेफ्ट की ओर और बी पे राइट की ओर, लेकिन ये जो एन आया होगा ये तो एक दूसरे के अपोजिट है और बराबर है न्यूटन थर्ड लॉ से, तो नेट फोर्स क्या हो गया 0। तो इंटरनल फोर्स हमेशा 0 हो जाता है कट पीट के। तो आप हमेशा ढूंढते हैं एक्सटर्नल, तो यहाँ पे बाहर का कोई फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो है नहीं। तो हम क्या कहेंगे फाइनल वेलोसिटी देखने के लिए, पी इनिशियल इक्वल्स टू पी फाइनल। पी इनिशियल ये किसके लिए, फॉर ए प्लस बी सिस्टम। ए प्लस बी सिस्टम के लिए लॉ अप्लाई कर रहे हैं कौन, COM वाला, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला।
ये मेरी हैबिट है लिखने की, COM, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो बिफोर इम्पैक्ट और आफ्टर इम्पैक्ट बराबर कर दो मोमेंटम किसका, A+B सिस्टम का। तो देखिए A का मोमेंटम राइट डायरेक्शन में 2 × 12, B का मोमेंटम राइट डायरेक्शन में 4 × 8, दोनों को ऐड किया क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है, वेक्टर की तरह सोचा। और बाद में देखते हैं 4 और 2 हो गए मिल करके 6 भी नया वाला मोमेंटम, बराबर कर दो, सॉल्व कर लो, V आ गया। तन्मय आपके ये समझ में आया? यस सर। बहुत बढ़िया। यहाँ चेक करते हैं नेक्स्ट पेज पे, ये देखिए ये जो ब्लॉक है ये है 8 kg का 4 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, और वो दूसरा 2 kg का इधर आ रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से। यहाँ टक्कर होता होगा, टक्कर होने के बाद ये चिपक गए, ये जुड़ गए, ये 8 + 2 kg बन गए। अब इनका वेलोसिटी क्या होगा ये हम जानना चाहते हैं। यहाँ हमें सीखना है बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉर 2 ब्लॉक सिस्टम। इनिशियल, ई फाइनल। इनिशियल देखिए 8 × 4 -2 × 3 = 8 + 2 × V। सर माइनस कैसे लिख दिया आपने, मोमेंटम तो टोटल करना था। भाई आप जब मोमेंटम टोटल लिखोगे तो वेक्टर सम करोगे ना, क्योंकि वेक्टर होता है मोमेंटम। तो 8 × 4 = 32 जो है वो प्लस x एक्सिस के डायरेक्शन में है, और 3 × 2 = 6 माइनस x एक्सिस के डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो नेट कैसे लिखोगे, 32 - 6 10V। 26 = 10V, V = 2.6 मीटर पर सेकेंड। जिन लोगों के समझ में आया वो हैंड राइज करें प्लीज। बहुत बढ़िया। वेदांत, मुकुंद, दुष्यंत, कार्तिक, तन्मय, निकिता, सिया, अबरार, दिया, महक, कीर्ति, पलक। किन्हीं को फिर से पूछना हो तो बताएं मुझे। सर ये माइनस नहीं समझ में आया, यही पूछ लो। अब यदि आपको लगे कि ये समझ पा रहे हैं ये तो बड़ी अच्छी बात है, आप किसको समझने लगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझने लगे। और एक आता है, एक दिन न्यूटन बैठ के कंचे खेल रहा था, थक गया था फिजिक्स पढ़ते पढ़ते, और वो क्या करता था, कंचों को दौड़ाता था एक प्लेन पे स्ट्रेट लाइन में, और एक ही पॉइंट को जब 2 पार्टिकल एक साथ ऑक्युपाई करना चाहेंगे तो क्या होता है, कोलिजन। तो ध्यान दीजिए, तो ये दोनों जब बॉल आए और U2 कम है U1 ज्यादा है तो टक्कर हुई होगी। और यदि एक ही लाइन पे टक्कर के बाद और पहले मोशन हो रहा होता है एक ही स्ट्रेट लाइन पे, तो उसको हम लोग नाम दे देते हैं सर से सर टकराने वाला, हेड ऑन कोलिजन।
अब मुझे ये बताओ V1 ज्यादा होगा या V2? टक्कर के बाद किसका स्पीड ज्यादा होगा, आगे वाले ब्लॉक का या पीछे वाले ब्लॉक का? बड़े मेहनती हो तुम लोग, अरे कुछ तो बोलो, किसका वेलोसिटी ज्यादा होगा? आगे वाले का टक्कर के बाद तुम एक गेंद ले लो, बॉल, और बॉल से एक ब्लॉक को हिट करो, ब्लॉक जो कि रेस्ट पे है, तो टक्कर के बाद क्या होता देखोगे? बॉल भी भागता होगा और ब्लॉक भी भागता होगा, तो किसका स्पीड ज्यादा दिखेगा, बॉल का या ब्लॉक का? तो ऑब्वियस है जो आगे है उसका ज्यादा होगा, तभी तो वो पीछे वाला भी आगे बढ़ पाएगा। सर मैंने क्या देखा ना कि ब्लॉक बहुत भारी था, मेरा ये गेंद वो गया और टकरा के मुड़ के चला आया, अरे तब भी अगला वाला आगे जाता दिखेगा? नहीं सर, उसको तो मैंने फेविकोल लगा के जमीन से चिपका दिया था। हाँ, तब फिर अलग बात है, तब ये नहीं जाएगा, केवल यही बॉल जाया और वापस चला आया होगा। लेकिन ऐसा कभी हुआ है कि एक ही लाइन पे दो गेंद था, एक गेंद को तुमने हिट किया, वो दूसरे गेंद से जाकर के टकराया और बार बार टकरा रहा है, एक बार टकराया, दो बार टकराया, तीन बार टकराया, ऐसा जीवन में कभी देखा? नहीं ना। क्या होता है, यदि टक्कर हुआ तो अगला बॉल आगे भाग गया, दूसरा बॉल या तो पीछे पीछे धीरे धीरे आएगा या दूसरा बॉल रिटर्न आ गया होगा। तो आप यदि आंखें बंद करके फिजिक्स पढ़ोगे तब तो फिर मुश्किल हो जाएगा, आपको इवेंट्स इमेजिन करने होंगे। यार ऐसे मैं गेंद को फेंकता हूँ, क्या होता होगा? अच्छा सोचो, कैरम बोर्ड देखा होगा कभी न कभी, नहीं देखा तो अभी मौका है, देख लो, इस चैप्टर के लिए बहुत जरूरी होता है। कैरम बोर्ड पे ऐसे आप लोग देखते रहते हो, बना रहता है लाइन खेलने के लिए, यहां से तुम एक स्ट्राइकर से मान लो यहां पर रखे एक कॉइन को हिट करते हो, तो जब ये हिट करते हो तो ऐसा थोड़े ना होता है कि जाके टक्कर हुआ और टक्कर होने के बाद बार बार टकरा रहा है, एक ही ए बी के साथ बार बार टकरा रहा है, रास्ते में ही बिना बोर्ड के किनारे तक पहुंचे, एक बार बी टकराया ए से, फिर वो धीरे हो गया ए, फिर बी मारा उसको टक्कर, हमने छुआ ही नहीं, और फिर से ए धीरे हो गया, बी ने फिर से टक्कर मार दिया, ऐसा तो नहीं होता है। तो जब टक्कर हुई होगी तो टक्कर होने पे क्या हुआ होगा, यदि बी रेस्ट पे था, ए रेस्ट पे था, तो ए जो है आगे बढ़ गया होगा और बी पीछे पीछे आ रहा होगा, यदि एक ही लाइन पे जा रहा हो टक्कर के बाद भी। तो आप लोग कुछ बोलो तो मैं कुछ बताऊं कि यहाँ V1 ज्यादा होगा या V2 ज्यादा होगा? सर V2। बहुत बढ़िया कार्तिक, बाकी लोग भी बोलो। सर V2। दिख रहा है, बहुत बढ़िया दुष्यंत, बाकी आप लोग भी बोल सकते हैं। आपको यदि ये नहीं समझ में आएगा ना तो आगे की बातें मैं बोलूंगा वो बेकार ही है, हवा में ही जाने वाली है। V2। सर V2। छोड़ दो उसे, बाकी लोग शांतिपूर्वक बैठो। देखो ये बॉल जमीन की तरफ आ रहा है 8 मीटर पर सेकंड से, बताओ ये जमीन को अप्रोच कर रहा है या जमीन से सेपरेट हो रहा है? तो यहाँ एक टर्म आता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, जहाँ ये 8 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कहलाएगा। टक्कर के बाद ये बॉल ऊपर जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, ये बॉल, इसे कहते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। आराम से देख लो, अप्रोच और सेपरेशन वर्ड आपके समझ में आ जाए तो न्यूटन ने कंचे खेल के क्या किया ये बताऊंगा। यहाँ ग्राउंड देखो और एक बॉल को ऐसे v0 स्पीड से
वर्टिकल से थीटा एंगल पे आते, देखो ऐसे ये टकराने वाला है, ये है ग्राउंड। तो क्या मैं V नॉट को कह दूं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच? नो सर। या V नॉट कॉस थीटा को कहूं, या V नॉट साइन थीटा को कहूं? सर वी नो कॉट थीटा को, कॉस थीटा को। यहाँ अप्रोच ग्राउंड के नजदीक किस वेलोसिटी के कारण आएगा बॉल? V नॉट कॉस थीटा के कारण या V नॉट साइन थीटा के कारण? वी नॉट कॉस थीटा। बहुत बढ़िया देखो, V naught cos theta. वी नॉट बहुत कॉस बढ़िया थीटा। देखा। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ये V नॉट नहीं कहलाएगा, V नॉट कॉस थीटा ये है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अच्छा, एक ग्राउंड को देखो और एक बॉल हवा में ऐसे जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड, यहाँ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बताओ तो, सर 0। और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बताओ। सर वो भी 0। क्या ये सबको दिख गया? ये ग्राउंड के ना तो नजदीक ला रहा है 1 मीटर पर सेकंड उसे, और ना ही ग्राउंड से दूर ले जा रहा है। तो ये ना तो अप्रोच का अभी बॉल के पास स्पीड है, ना ही सेपरेट होने का स्पीड है। तो यहाँ से ये पॉइंट ध्यान रखना कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच along the normal or along the common normal called line of collision. लाइन ऑफ कोलिजन शॉर्ट में LOC लिख देते हैं, इंडिया और पाकिस्तान के बीच जैसे है लाइन ऑफ कंट्रोल। यहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है, लाइन ऑफ कोलिजन है। वी कैन सी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन along the normal or along the common normal called line of collision, LOC। ये कंसेप्ट इन्हें ध्यान रखिए, नोट करना चाहो तो नोट करिए। We can see velocity of approach or velocity of separation along the normal or along the common normal। सर ये नॉर्मल क्या होता है? ये था ग्राउंड, और मान लो ये है बॉल। याद करो ना, क्लास 8 में हमने पढ़े, 10th में भी पढ़े। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। ये रेडियस 90 डिग्री बनाता है टेंजेंट के साथ, तो इसका मतलब है यही लाइन होगा नॉर्मल, यही लाइन है LOC। ये जो ग्रीन वाली लाइन आप देख रहे हैं रेडियस के लॉन्ग, यही हो गया LOC, कॉमन नॉर्मल। अब न्यूटन गेंद लेकर के खेल रहा था,
ये बॉल हो गया, बॉल इज ड्रॉप। बॉल को नीचे गिरते देखो, वो बॉल आता है और ये टकराता है v स्पीड से, और बॉल जाता है टक्कर के बाद v डैश स्पीड। आपको बताना है कि यहाँ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कौन है और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है। और यदि पिछला आइडिया आपने देखा, ये नजदीक आने वाला स्पीड ये v और दूर हटने वाला स्पीड ये v डैश, तो न्यूटन ने क्या किया, देखा ये जो था सेपरेट होने वाला स्पीड और जो अप्रोच का स्पीड था, ये बार बार बॉल को h हाइट से गिरा के 2h से गिरा के बॉल को थ्रो करके बार बार ट्राई किया उसने एक रिजल्ट देखा, कंचे खेल खेल के, बॉल से खेल खेल के, ये रेशियो कांस्टेंट आ रहा है तब तक जब तक बॉल बदल ना दे, मटेरियल बॉल का बदल ना दे। और इस कांस्टेंट को उसने एक सिंबल दे दिया E, और E को कहा गया कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। E को हमने क्या कहा, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब ये जो लॉ है, कॉमन नॉर्मल वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू कांस्टेंट, और E का वैल्यू एक्सपेरिमेंट से देखा गया 0 और 1 के बीच, इसको कह दिया गया न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन। यहाँ जो आ रहा है इंफॉर्मेशन, इसे कहा गया न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन। न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन, न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन हम इसे कह रहे हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन। चलिए, इसका उपयोग क्या होगा। एक बॉल है, ये आ रहा है टक्कर के लिए 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, ये है ग्राउंड, और इस ग्राउंड और बॉल के लिए टक्कर का कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया गया है 1/2। बताइए, टक्कर के बाद जब बॉल बाहर ऊपर जा रही होगी तो उसकी स्पीड कितनी होगी। सर 5 मीटर पर सेकंड। परफेक्ट। Yes, sir, 5 meter per second. वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल्स टू E। सेपरेशन हो गया v, अप्रोच हो गया 10 और E का वैल्यू 1/2, तो v हो गया 10/2, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। ये कौन से रूल के आधार पर, यहाँ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो नहीं बोलोगे, इसका क्या नाम है, बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन। न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन। न्यूटन के कंचे खेलने से ये नियम आ गया, मान लो, तो नाम क्या दे दोगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन। चलो एक क्वेश्चन फिर से देखो, ये जो बॉल है ये आ रहा है 9 मीटर पर सेकंड के स्पीड से,
और यहाँ जो ग्राउंड है इसके साथ टक्कर का कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है 1/3। तो दूर जाने वाला स्पीड भी कितना होगा ये आपको बताना है। कितना होना चाहिए? सर 3 मीटर पर सेकंड। परफेक्ट। तो न्यूटन्स का लॉ क्या कहता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन। न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन कहता है E equals to velocity of separation upon velocity of approach। 1/3 equals to separation, दूर हटने वाला भी, और अप्रोच हो गया 9, तो v हो गया 9/3, 3 मीटर पर सेकेंड। जिन लोगों को समझ में आ गया प्लीज हैंड राइज कर दें। महक, सिया, तन्मय, क्या एक बार मैं और समझाऊं इसे? सर आगे समझ में हैंड No, रेज sir. नहीं हो रहा था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सिया, अब बहुत बढ़िया, आपके भी आ गया। तो हम लोग एक बार ऐसा सोचते हैं कि अरे न्यूटन का नियम है, तो न्यूटन के बहुत तरह के नियम हैं फिजिक्स। ये था न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन। तो यहाँ देखिए, आप एक बॉल को आते देखो, रुक जाओ, बॉल से पहले ट्रक देखो, ट्रक को चलते देखो 10 मीटर पर सेकंड से, और एक प्यारा सा बच्चा इस पे गेंद फेंकता है, बॉल 12 मीटर पर सेकंड से। तो क्या लगता है, टक्कर के बाद यहाँ टक्कर हुई होगी, तो टक्कर के बाद तो ये वापस आया होगा बॉल। तो बॉल का स्पीड टक्कर के बाद का क्या होगा? और ये भी बताओ कि क्या ट्रक का स्पीड वही रहेगा टक्कर के बाद या बदल गया होगा? अरे भाई, बॉल से तुमने मारा है ट्रक को, ट्रक बहुत भारी होता है, बॉल बड़ा छोटा होता है, हल्का। तो जब बॉल से मारा है तो ट्रक की वेलोसिटी थोड़े ना बदलेगी, और टक्कर का कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहा गया, मान लो 1/2। तो आपको बताना है कि बॉल का वेलोसिटी क्या होगा टक्कर के बाद। तो मुझे बताओ, यहाँ अप्रोच नजदीक आने का, ट्रक का बॉल के नजदीक आने का स्पीड कितना लिखोगे? तो मैं देख रहा हूँ, ये लिखने वाला हूँ 22। क्या आपको पसंद आया? पसंद आया तो बोलिएगा हाँ। यस सर। और सेपरेशन का स्पीड मैं लिख रहा हूँ v-10। यदि पसंद आया तो ये भी बोल दो हाँ। यस और सर। न्यूटन बेचारा बड़ा मेहनती था, वो आपको एक लॉ दे करके गया। इस एग्जाम्पल में भी पूछा गया था, तो सॉल्व करना जब मैंने शुरू किया तो दोनों डायग्राम से हमने अप्रोच का स्पीड देखा, फिर सेपरेशन का स्पीड देखा, और फिर न्यूटन्स का लॉ लिख दिया। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल्स टू E। E-10 upon 22 equals to 1/2। V equals to 11 plus 10, that is 21। तो V का वैल्यू आ गया 21। ध्यान दीजिएगा, 21 मीटर पर सेकेंड। जिन लोगों को समझ में आया हो प्लीज हैंड राइज करें एक बार। ये थोड़ा सा टफ है। बहुत बढ़िया महक, कार्तिक, कीर्ति, दुष्यंत, सिया, बहुत बढ़िया। मुकुंद, अबरार, वेदांत, पलक,
रिया, निकिता, बहुत बढ़िया। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि ये जो बॉल हैं ये इनकी टक्कर अच्छी हुई और टक्कर होने के बाद की वेलोसिटी भी हमें पता चल गया। तो एक बार और ऐसे एग्जांपल आप देख लें। ये ट्रक आ रही है, ट्रक का स्पीड है 8 मीटर पर सेकेंड और बॉल का स्पीड है 12 मीटर पर सेकेंड। ई का वैल्यू है 1/2। आपको टक्कर के बाद का वेलोसिटी बताना है। वी बॉल आफ्टर इम्पैक्ट क्या होगा? सर तो 18। ध्यान से देखिए, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन अप्रोच क्या हो जाएगा? ई है 1/2, अप्रोच हो गया 12 + 8 और सेपरेशन हो गया वी बॉल -8, क्योंकि ट्रक का तो बदलेगा नहीं। वी बॉल -8 = 20/2। बहुत बढ़िया, सही जवाब। 10 + 8, वी बॉल 18 मीटर पर सेकेंड। तो क्या ये बहुत मुश्किल काम है या हम लोग कर सकते हैं? सर कर सकते तो आज आपको 2 नियम हमने बताए। एक तो बताया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और एक बताया है न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन। इन 2 आइडिया को दिमाग में आराम से जगह दीजिएगा, इस पे विचार करिएगा और फिर हम लोग अगले टर्न पे बात करते हैं इन दोनों लॉ को मिक्स करके क्वेश्चन बनाने के बारे में। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन, इन दोनों को मिक्स करके कैसे क्वेश्चन बनाएं और फिर सेंटर ऑफ मास चैप्टर पढ़ें। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।